ब्रिज भी आप यूज कर सकते हो, नाम कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो पोटेंशियोमीटर का सबसे पहले एक सेटअप क्रिएट कर लेते हैं, फटाक से एक सेटअप क्रिएट कर लेते हैं। तो एक काम करता हूं, मैं रोक के कंप्लीट कर देता हूं, जल्दी हो जाएगा। स्टार्ट करें। चलो, तो ये हो गया भैया पोटेंशियोमीटर, POTENTIO मीटर। ठीक, कंप्लीट है। एक स्क्रीनशॉट भी हो गया होगा मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। तो पोटेंशियोमीटर एक पूरा का पूरा सेटअप होता है। ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है? ये इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है कि दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब पोटेंशियल किसी भी अक्रॉस, पोटेंशियल किसी भी वायर के अक्रॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके लेंथ से। ठीक है, अगर कोई अपने पास वायर है, वायर का जितना ज्यादा लेंथ होगा मतलब उसका उतना ही ज्यादा पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली पोटेंशियल इस पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल यही है कि दैट पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो सबसे पहले इस सेटअप को समझने से पहले एक काम करते हैं, प्रिंसिपल समझ लें, ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो इसे बगल में टॉपिक डाल देता हूं, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, NCIPLE, प्रिंसिपल ऑफ POTENTIO पोटेंशियोमीटर। ठीक है, क्या प्रिंसिपल अप्लाई होगा पोटेंशियोमीटर के लिए? तो सिंपली पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या बोलता है? दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लेंथ। मतलब पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा, किसी भी वायर में पोटेंशियल उतना अप्लाई होगा जितना ज्यादा उसका लेंथ होगा। ठीक है, मतलब अगर लेंथ बढ़ता है तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा उस वायर के अक्रॉस। तो सिंपली इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए मैं डायरेक्ट कांस्टेंट यूज कर सकता हूं K, और ये लिख देता हूं मैं L। ठीक है, इस कांस्टेंट का नाम क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो K इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट लिख देते हैं। चलो, K इज इक्वल टू पोटेंशियल GRIDENT ग्रेडियंट। कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, OHMS, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के हिसाब से क्या लिख सकता हूं? दैट V इज इक्वल टू I इंटू R होता है कि नहीं? होता है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू I इंटू R इज इक्वल टू क्या होता है? रो L बाय A भी होता है, रो L बाय A होता है। ठीक है, तो अपन मैं क्या लिख सकता हूँ? एक इक्वेशन अगर और इसको आगे करता हूँ तो I रो बाय A इज इंटू L लिख सकता हूँ, लिख सकते हो। ठीक है, तो सिंपल मेरा क्या आ जाएगा? अगर मैं इसको थोड़ा सा एक इक्वेशन और आगे सॉल्व कर देता हूँ तो V बाय L इज इक्वल टू I रो L बाय A लिख सकता हूँ, लिख सकते हो। और इस इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं क्या लिख सकता हूँ? V इज इक्वल टू, और सिंपल K इज इक्वल टू V बाय L लिख सकते हो। V बाय L इज इक्वल टू I रो बाय A। तो अपना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से सिंपली मैं और क्या लिख सकता हूं? दैट V K इज इक्वल्स टू V बाय L इज इक्वल्स टू I रो बाय A लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सिंपली पोटेंशियोमीटर की इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। ये तो आगे का डेरिवेशन करवा दिया हूं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए। ठीक, पर पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या बोलता है? दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। मतलब पोटेंशियल उतना ही तेजी से बढ़ेगा जितना ही तेजी से अगर किसी भी वायर का लेंथ है बढ़ता है। ठीक है, मतलब एक लेंथ का अगर वायर का लेंथ ज्यादा है तो उसका पोटेंशियल भी अक्रॉस वायर के अक्रॉस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो सिंपली यही प्रिंसिपल के ऊपर पोटेंशियोमीटर अप्लाइड है। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियल एक मीटर एक टाइप का डिवाइस है या फिर एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से अपन किसी भी अननोन सेल का, ठीक है, अननोन सोर्स का
सिंपल बोलो अननोन सोर्स का, अननोन सोर्स का ईएमएफ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? किसी भी अननोन सोर्स का ईएमएफ या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी वायर का और किसी भी सेल का 0 है, ठीक है, तो अपन क्या बोल देते हैं उस समय E इज टू V बोल देते हैं। वही केस को अपन पिछले वाले टॉपिक में पढ़ गए थे जब करंट इलेक्ट्रिक्स पढ़ रहे थे, इससे पहला वाला टॉपिक। सिंपल सा है। तो पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज का किसी भी चीज का ईएमएफ निकाल सकते हैं, किसी भी सोर्स का, किसी भी चीज का नहीं, किसी भी सोर्स का ईएमएफ निकाल सकते हैं या फिर रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो तो एक इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब ये क्या होता है इस प्रोसेस में, अपना समझ आ गया इसका प्रिंसिपल। तो सिंपल मैं ये वाला प्रिंसिपल बस को नहीं मिटा रहा हूं और बाकी सारा चीज ड्रॉप कर दिया। अब इसका पूरा का पूरा सेटअप समझ लो, पूरा का पूरा स्टोरी समझ लो, क्योंकि यही एग्जाम में आने वाला है। सिंपल। तो पोटेंशियोमीटर एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि किसी भी सोर्स का ईएमएफ या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब ये किस चीजों से बना रहता है? एक तो इसमें एक सर्किट प्रेजेंट रहती है। ये वाली पूरी सर्किट को, मतलब जो ऊपर में दिख रही है सर्किट को, इस सर्किट को प्राइमरी सर्किट बोला जाता है। प्राइमरी CURCIT सर्किट, CURCEIT, ठीक है, CIT होता है। ठीक है, सर्किट देख लेना स्पेलिंग। चलो ठीक है, तो ऊपर वाली सर्किट को क्या बोला जाता है? प्राइमरी सर्किट बोला जाता है। अब प्राइमरी सर्किट में क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो P से लेकर के Q, ये मतलब ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, ये डिस्टेंस के बीच में जो चीजें प्रेजेंट है, ये एक वायर है। ठीक है, इसी वायर पे अपना पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल अप्लाइड होता है। वायर है, ये वायर किससे बना होता है? या तो मैग्नीन से बना होता है, या तो नाइक्रोम से बना होता है, या तो कॉन्स्टेंटेन से बना होता है। मतलब डिफरेंट टाइप्स के एलॉयज यूज किए जाते हैं इसको यूज बनाने के लिए। ठीक है, अब एलॉय यूज करने का फायदा क्या है? मैंने पहले ही बता चुका हूँ। एलॉय यूज करने का इसलिए फायदा है क्योंकि उनकी जो अल्फा की वैल्यू होती है, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, बहुत कम होने के कारण उनका अगर टेम्परेचर, इस वायर का टेम्परेचर चेंज भी होता है तो उनका रेजिस्टेंस में कोई खास इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। इसीलिए तो ऐसे वायर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर यही बैटरी का पूरा पोटेंशियल कौन सा हीटिंग इफेक्ट में चला जा रहा है, करंट हीटिंग इफेक्ट में चला जा रहा है, तो कोई काम का नहीं है। ठीक है, इसीलिए अपन को ऐसे वायर का इस्तेमाल करना है जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कम हो। चलो, वायर कंप्लीट हो गया। अब ये वायर करीबन 4 से 5 मीटर या फिर 10 मीटर तक का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है तो अपन वायर का लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, तो अपने को और ज्यादा सेंसिटिव मिलता है, मतलब और ज्यादा परफेक्ट या फिर एक्यूरेट आंसर मिलता है। एक्यूरेट ईएमएफ एक एक्सटर्नल सेल का मालूम चलता है, एक्सटर्नल सेल हो, एक्सटर्नल सोर्स, जो भी अप्लाइड कर रहे हो। ठीक है, अब इस प्राइमरी सर्किट में अलोंग विद एक आता है सेल, एक टाइप का सेल बोल सकते हो या फिर एक टाइप का बैटरी बोल सकते हो। ठीक है, ये वाली बैटरी हमेशा किस तरह से P पॉइंट से, या फिर सिंपल बोलोगे किस चीज से, ये सिंपल समझ के चलना, ये अपना P पॉइंट से अटैच रहता है। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल Q पॉइंट से अटैच रहता है। इसी बीच में एक एमीटर भी प्रेजेंट रहता है। एमीटर क्या करता है? करंट को मेजर करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है रियोस्टेंट। रियोस्टेंट क्या होता है? एक टाइप का वेरिएबल रजिस्टर होता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू हम खुद अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मालूम है जब 20 ओम का चाहिए रजिस्टर, तो अपन 20 ओम उसको चेंज कर देंगे। 30 का चाहिए 30 ओम कर देंगे। ठीक है, रियोस्टेंट की जगह शंट रेजिस्टेंस का भी यूज किया जाता है। तो चलो नेक्स्ट आता है की। एक की लगी रहती है जिसको ऑन ऑफ करके अपन हम चालू बंद कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को। ठीक है, फर्दर ये पूरा का पूरा सर्किट को प्राइमरी सर्किट, और ये वाला सर्किट जो मतलब PN और ये पूरा नीचे वाला सर्किट, इसे सेकेंडरी सर्किट बोला जाता है। सेकेंडरी सर्किट में एक सोर्स प्रेजेंट होता है जिसका EMF अपने को कैलकुलेट करना है, जिसका EMF अपने को कैलकुलेट करना है, ऐसा सोर्स प्रेजेंट रहता है। सारा का सारा स्टोरी समझ आ गई? अभी क्या मतलब
इसका मेकिंग प्रिंसिपल क्या था, ठीक है, किस तरह से इसको बनाया जाता है वो समझ आ गया। नेक्स्ट, अब ये किस तरह से काम करता है, इसके लिए सडन चीजों को अपने पास जानना जरूरी है, ठीक है। पहला तो जो इसका बैटरी का पोटेंशियल है, बी फॉर बैटरी लिख दिया हूं, ठीक है, जो बैटरी का पोटेंशियल है और जो सेल का, ठीक है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका पॉजिटिव टर्मिनल दोनों एक साथ जो मतलब दोनों एक डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल भी पी की डायरेक्शन में होना चाहिए और बैटरी का भी पॉजिटिव टर्मिनल पी की डायरेक्शन में होना जरूरी है, नहीं तो भैया आप कभी नल पॉइंट निकाल ही नहीं पाओगे। अब नल पॉइंट क्या होता है वो आगे जाके देखेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये चीजें अपने को ध्यान रखना जरूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये वर्किंग कैसे करता है, अभी मेरे पास है नहीं, एक आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, अभी नहीं, ये सब पहले ही दिख चुका होगा, एक असली का पोटेंशियोमीटर कैसे दिखता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसको। अब जैसे ही अपन को सर की को चालू करते हैं तो अगर ये क्या होता है, एक जॉकी प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना, ये जॉकी के बारे में बताना भूल गया। जॉकी के पहले गैल्वेनोमीटर प्रेजेंट रहता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट को इंडिकेट करता है, भैया यहाँ करंट प्रेजेंट है या नहीं, करंट प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। तो अपन जब गैल्वेनोमीटर से जो जॉकी, इस पॉइंट पे क्या प्रेजेंट रहता है, जॉकी, JOCKEY, जॉकी क्या होता है, जो कि मूव कर सकते हैं, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जब अपन क्या लेते हैं, मान लो ये मेरा जॉकी है, ठीक है, ये जॉकी है। अब इस जॉकी को मैं एक यहाँ पास से स्टार्ट किया, अब मैं जो अगर इसको स्ट्रीम LHS में रखता हूँ, मतलब मेरे राइट हैंड साइड में रखता हूँ, ठीक है, राइट हैंड साइड में नहीं, सॉरी, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में। जब मैं जॉकी को बहुत ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूँ तो अपने को क्या देखने को मिलता है कि जो ये पोटेंशियल आ रहा है, मतलब पोटेंशियल P और L के बीच में जो पोटेंशियल आ रहा है, P और L के बीच में जो पोटेंशियल आ रहा है वो बहुत बहुत कम आता है, ठीक है, बहुत बहुत कम आता है एज कंपेयर टू EC के, ठीक है। मतलब जो अपन एक्सटर्नल सोर्स यूज किए हैं, एक्सटर्नल सेल का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके पोटेंशियल डिफरेंस से बहुत ज्यादा होता है। तो इस केस में अपना जो करंट रहता है, मतलब I, वो L करंट कैसे फ्लो होगा, किस डायरेक्शन में, DIRECTI ऑन डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, L C और P, LCP, मतलब ऐसे करंट फ्लो होगा। यहां से करंट आएगा जरूर, पर ये करंट ऐसे फ्लो होगा, फिर ऐसे, फिर ये घूम घूम घूमता रहेगा। मतलब अपने को इस पॉइंट पे का डिफ्लेक्शन एक साइडेड मिलेगा। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन एक साइडेड मिलेगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट। अब मैं जॉकी को उठाया, ठीक है, एक साइडेड मिला, ये इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब इसको आगे मैं बढ़ाते गया। अभी एन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको स्ट्रीम RHS में रख दिया, मतलब अपने राइट हैंड साइड में रख दिया, ठीक है। जब स्ट्रीम RHS में रखूंगा तो अब क्या आएगा, इस पॉइंट पे अपना P एंड जो भी R के बीच में पोटेंशियल होगा, ठीक है, इसको लिख लेना, पोटेंशियल ENTIL, पोटेंशियल DIFF डिफरेंस, और इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस PD लिख दो सिंपल। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस P और R के बीच में आएगा वो बहुत बहुत ज्यादा होगा इसके पोटेंशियल से, मतलब EC के पोटेंशियल से। सिंपल सी बात है। तो इस बार अब क्या करंट कैसे फ्लो होगा, इस बार करंट फ्लो होगा, करंट का डायरेक्शन मतलब D किधर साइड होगा, PCR में, ठीक है, PCR डायरेक्शन में, मतलब करंट यहां से आएगा ऐसे और अलोंग द बैटरी के डायरेक्शन, बैटरी से होते हुए R में फ्लो करेगा। समझ आई ये बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों केस समझ आ गया। अब आता है, अगर मैं इसी लूप जो जॉकी है मेरे पास, ठीक है, उस जॉकी को अगर R और L के कहीं बीच में, मिडल में, या फिर मिडल से थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट करता हूं तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पे मेरा, मान लो ये N पॉइंट है, ठीक है, कहाँ लिखूं यार, इधर साइड लिख दूं, ठीक है, रब करके लिखे दे रहा हूं। थर्ड वाले केस में अपने को क्या मिलेगा, थर्ड वाले केस में अपना जो Pn रहेगा, P और N के बीच में जो पोटेंशियल होगा वो इक्वल आएगा EC के पोटेंशियल से, ठीक है, EC के पोटेंशियल से। तो इस केस में करंट फ्लो ही नहीं करेगा, मतलब बाकी केसेस में या तो ऐसे फ्लो कर रहा था या तो ऐसे फ्लो कर रहा था,
फ्लो कर रहा था करंट। बट इस केस में अगर ये वाला केस जिस पॉइंट को में अपना गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है, ठीक है, उस पॉइंट को एल जो उस पॉइंट जैसे एन पॉइंट आया, ठीक है, उस पॉइंट को नल पॉइंट बोला जाता है। ये कौन सा पॉइंट है? नल, NULL, नल POINT पॉइंट, ठीक है, नल पॉइंट। नल पॉइंट इज दैट पॉइंट इन विच गैल्वेनोमीटर डज नॉट शोज एनी रिफ्लेक्शन। उस जगह पे गैल्वेनोमीटर कोई भी रिफ्लेक्शन शो ही नहीं करता, ठीक है, सिंपल सा, समझ आया? चलो, तो इस केस में अपना गैल्वेनोमीटर कोई रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, तो मतलब उस केस में अपना जो ये वाला पोटेंशियल रहेगा P और N के बीच में जो पोटेंशियल आएगा वो इक्वल होगा बैटरी के जो भी अपना एक्सटर्नल सोर्स लगाए उसके EMF से इक्वल होगा। समझ आया? चलो, तो अपने को एक एग्जैक्टली क्या निकाल लिया अपन ने, यहां मालूम कर लिया जितना वायर का पोटेंशियल है, जितना लेंथ इसका पोटेंशियल आया, उतना ही अपना बैटरी का EMF आ गया। तो सिंपली इनडायरेक्टली मुझे EMF पता चला गया बैटरी का, ठीक है। एक सेल जो भी यूज किए हैं, बैटरी यूज किए हैं, सेल यूज किए हैं, जो भी यूज किए हैं, तो उसके EMF अपने को मालूम चल गया। तो इस तरह से पोटेंशियोमीटर का यूज करके अपन EMF निकालते हैं। चलो, कंप्लीट हो गया, एक स्क्रीनशॉट भी, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है, इसमें कौन कौन सी चीजें अपने को ध्यान रखना है। पहली चीज, ठीक है, ये सब नोट करते जाना, ठीक है। इसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप PDF भी डाउनलोड कर लेना, पासवर्ड दे देना JP World, तभी PDF खुलेगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अपने को कौन कौन सी बात ध्यान रखना है? जो EC मतलब जो अलग से सेल ऐड किए हैं जिसका EMF निकालना है, ठीक है, वो हमेशा कम होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए ये अपने बैटरी से, जो अपना बैटरी लगाए हैं, ठीक है। सिंपल सी बात समझ आई? मतलब ये वाली चीज अपनी EB की वैल्यू हमेशा ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू EC की वैल्यू से। पहली बात हो गया कंप्लीट। दूसरी बात यह आती है, अब दूसरी बात आती है कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका पॉजिटिव टर्मिनल, दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात जो कि अगर ये दोनों हुआ तभी अपने को नल पॉइंट मिलेगा, नहीं तो नल पॉइंट आप जीवन भर ढूंढते रहो। अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई नहीं है एक इक्वेशन में, एक इंस्ट्रूमेंट में, तो आपको नल पॉइंट कभी मिलने से रहा, ठीक है। घुमाते रहो फिर आते रहो, नल पॉइंट आपको मिलेगा ही नहीं। चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। कि अपने को जो भी ये इंस्ट्रूमेंट रखना है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट रखने के लिए क्या किया जाता है, एस ये वायर करीबन 10 मीटर तक बड़ा रहता है, ठीक है। अगर सेंसिटिविटी को बढ़ाना है तो अपन क्या कर देते हैं, वायर का लेंथ को बढ़ा देते हैं। तो इसको बनाने के लिए पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा एरिया लगता है, ठीक है, एरिया बढ़ाना पड़ता है क्योंकि अपने को लेंथ, तो इसको एरिया बहुत बड़ा एरिया लगेगा, क्योंकि अगर 10 मीटर का मेरे को वायर लेना है तो करीबन एक दीवार से दूसरे दीवार में पहुंच जाऊंगा। तो इसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, एक टेक्निक यूज किया जाता है कि एक इसको कार्डबोर्ड लिया जाता है, फिर 1 मीटर के डिस्टेंस ले गए, फिर वहां से फोल्ड करके फिर वापस दूसरे मीटर। तो इसी तरह से छोटे से ही डिस्टेंस पे बार बार एक ही जगह पे घुमा घुमा के अपन बहुत ज्यादा जगह बचा लेते हैं, ठीक है। अगर सेंसिटिविटी को पोटेंशियोमीटर की इंक्रीज करना है तो अपन क्या कर देते हैं, लेंथ को और ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। लेंथ इंक्रीज करने से क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होने के कारण अपने को सेंसिटिविटी जो भी मिलती है वो बहुत ज्यादा हाई मिलती है। समझ आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां तक का नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और आखिरी पॉइंट आ जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब जो पहले के मतलब जनरल केस में हम क्या करते हैं, एज अ वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं किसी भी सेल का EMF, किसी भी बैटरी का EMF फाइंड करने के लिए। बट अपने को मालूम है कि वोल्ट मीटर का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, एक अच्छा खासा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है। तो एज अगर उसमें अपन क्या करते हैं, वोल्ट मीटर से कनेक्ट करते हैं, तो वोल्ट मीटर से कनेक्ट करने के कारण जो भी अपने पास सेल है, बैटरी है, वो आप तो किसी भी ओपन सर्किट में नहीं रह ही रहा है, ठीक है। ओपन सर्किट में ना रहने के कारण मतलब उसमें कुछ अमाउंट ऑफ करंट वोल्ट मीटर के थ्रू पास हो रहा है,
मतलब कुछ अमाउंट ऑफ करंट उसका रजिस्टर खाते जा रहा है। अब रजिस्टर खाते जा रहा है वोल्ट मीटर का रजिस्टर, तो क्या हो रहा है यहाँ पास हीट के फॉर्म में वो लूज करते जाएगा। तो मतलब अपने को एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी वोल्ट मीटर से किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी बैटरी का या फिर किसी भी सोर्स का अपने को एग्जैक्ट ईएमएफ नहीं मालूम चलेगा। ठीक है, इस्तेमाल तो करते हैं वोल्ट मीटर, बट वोल्ट मीटर से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है, तो इसीलिए एग्जैक्ट वैल्यू अगर किसी चीज की चाहिए तो अपन इस्तेमाल करते हैं पोटेंशियोमीटर। एक फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में करेंगे। हो गया कंप्लीट? चलो ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए भाई लोग सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां हम कुछ और टॉपिक्स ट्रेवल करेंगे। ठीक है, कुछ और टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपने नेक्स्ट जाके कुछ फॉर्मूलाज भी ड्राइव करेंगे जिससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो पे।